नमस्कार साथियों, श्री राम क्लासेज बीकानेर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपने पढ़ेंगे राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत एक अध्याय राजस्थान के प्रमुख राजवंश। प्रमुख राजवंशों में आज अपने जो टॉपिक लिया है वो है राठौड़ राजवंश। राठौड़ राजवंश के अंतर्गत अपने सबसे पहले देखेंगे कि राठौड़ राजवंश के संदर्भ में एक सिद्धांत दिया है मुहणोत नेणसी ने राठौड़ों की उत्पत्ति के संदर्भ में कि मुहणोत नेणसी क्या कहता है कि राठौड़ कहाँ से आए। तो मुहणोत नेणसी एक घटना बता रहा है 1194 ईस्वी की। 1194 ईस्वी में ऐसी कौन सी घटना घटित हुई, अपने को ध्यान है कि एक युद्ध हुआ था चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध कब हुआ? सन 1194 ईस्वी में, चैत से 94, चैत से चंदावर। इस चंदावर के युद्ध में गौरी ने जयचंद गहड़वाल को पराजित किया था। जयचंद गहड़वाल को पराजित किया था। कहा जाता है कि इसी जयचंद गहड़वाल का एक पुत्र था जिसका नाम था खेताराम। इस खेताराम का एक पुत्र था जिसका नाम था राव सिंहा। ये राव सिंहा प्रारंभ में सिरसा और उसके आसपास के क्षेत्रों में रहता है और अपनी शक्ति को संगठित करता है। अब अपने दो चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी, गौर करें। पहली जो चीज होगी वह मैं नाम लूंगा कोलूमंड। कोलूमंड ध्यान रहे कहाँ है? जोधपुर में है, जहां पाबू जी का जन्म हुआ था। मैं कोलूमठ की बात करूंगा। संभवतः जो कोलूमठ के निवासी है वो अच्छे तरीके से जानते होंगे कि कोलूमठ नोखा के आसपास के क्षेत्र को उस समय कहा जाता था। कोलूमठ का नाम आए तब आएगा नोखा के आसपास का क्षेत्र या नोखा का प्राचीन नाम। कोलूमंड की यदि बात आएगी तो कोलूमंड जोधपुर में पड़ता है, जहां पाबू जी का जन्म हुआ था। तो इन दोनों तथ्यों को, फैक्ट को अपने ध्यान रखना है। तो राव सिंहा सिरसा के आसपास से कहां आए? कोलूमठ नामक स्थान पर आए। इस कोलूमठ नामक स्थान पर क्या था? उस समय सोलंकी सरदार रहा करते थे। सोलंकी सरदार रहा करते थे। ये सोलंकी सरदार बेचारे बड़े दुखी थे और इनके दुखी होने का जो कारण था वो था, यहाँ एक डकैत था जिसका नाम था लाखा फुलानी। ये लाखा फुलानी क्या करता? एक शौचंद प्रवृत्ति का डकैत था जो इन लोगों की प्राय धन संपदा को लूट लिया करता था। अब राव सिंहा पहुंचे कोलूमठ। सोलंकी सरदार गए राव सिंहा के पास और राव सिंहा से निवेदन किया कि सर आप ऐसा करें, हमें इस लाखा फुलानी की समस्या से निजात दिलाएं। राव सिंहा ने लाखा फुलानी पर आक्रमण किया और इसका वध कर दिया। जैसे ही राव सिंहा ने लाखा फुलानी का वध किया, ये सोलंकी सरदार राव सिंहा से अत्यंत खुश हुए। और दोस्तों ध्यान दें, पहले जब कोई किसी से खुश होता था तो पता चल जाता था। आजकल पता ही नहीं चलता कौन किससे खुश हुआ या नहीं, क्योंकि सोलंकी सरदार राव सिंहा से खुश हुए तो अपनी पुत्री का नाम है पार्वती। इस पार्वती की शादी करते हैं किसके साथ? राव सिंहा के साथ। इतिहास में 3 पार्वती अपने को याद रखनी है। एक पार्वती भगवान शिव की पार्वती है, दूसरी पार्वती राजा राम की पार्वती है, तीसरी पार्वती राव सिंहा की पार्वती है। राव सिंहा इस पार्वती के साथ शादी होने के बाद, राव सिंहा इस पार्वती के साथ शादी होने के बाद, जैसा कि आप जानते हैं शादी के बाद कहाँ जाते हैं, तो जैसा आप सोच रहे हैं वैसी कोई बात नहीं। हम राजस्थानी व्यक्ति हैं तो आदर्श व्यक्तित्व को रखते हैं, हम गठ जोड़े की जात जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का एक मंदिर है। भगवान श्री कृष्ण का एक गुजरात में मंदिर है जिसे कहा जाता है रणछोड़दास जी का मंदिर। इस रणछोड़दास जी के मंदिर में जा रहे हैं।
गठजोड़े की जात जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? रणछोड़दास जी के मंदिर में जा रहे हैं। रास्ते में एक स्थान आता है, स्थान का नाम है पालिका। किसने बसाया? पालीवाल ब्राह्मणों ने बसाया। उस समय पश्चिमी राजस्थान का एक प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र और आर्थिक केंद्र हुआ करता था। तो इस पालिका में पालीवाल ब्राह्मण रहते थे। ये पालीवाल ब्राह्मण भी बेचारे दुखी थे। किससे दुखी थे? मेर के मीणाओं से और मुस्लिम आक्रांताओं से। ये मुस्लिम आक्रांता क्या करते? इन ब्राह्मणों से, पालीवाल ब्राह्मणों से इनकी धन संपदा को अक्सर लूट कर ले जाते थे। इसलिए इन्होंने भी राव सिंह से निवेदन किया कि आप हमें इन पालीवाल ब्राह्मणों ने निवेदन किया कि आप हमें इन मुस्लिम आक्रांताओं और जो मेर के मीणा है इनसे निजात दिलाएं। तो यहाँ जो अपने को ध्यान रखने वाली बात है, राव सिंह ने मुस्लिम आक्रांता जिसका नाम है नसीरुद्दीन मोहम्मद, क्या नाम है? नसीरुद्दीन मोहम्मद। इस नसीरुद्दीन मोहम्मद पर आक्रमण किया। युद्ध का नाम अपने को याद रखना है, लाखा जंवर का युद्ध। क्या नाम है? लाखा जंवर का युद्ध। किस स्थान पर लड़ा गया यह भी ध्यान रखना है। यह लाखा जंवर का युद्ध लड़ा गया धोला चौतरा नामक स्थान पर। किस स्थान पर लड़ा गया? धोला चौतरा नामक स्थान पर। यह धोला चौतरा स्थान पड़ता कहां है? तो पाली में पड़ता है। लाखा जंवर का युद्ध नसीरुद्दीन मोहम्मद को पराजित करते हैं। कौन पराजित करते हैं? राव सिंह करते हैं। किस स्थान पर लड़ा गया? धोला चौतरा नामक स्थान पर लड़ा गया। इस युद्ध में नसीरुद्दीन मोहम्मद को पराजित करते हैं राव सिंह। तो पालीवाल ब्राह्मणों ने राव सिंह से निवेदन किया कि आप हमारे मध्य बस जाए। अतः राव सिंह प्रारंभ में यहाँ बसने लगे और एक दिन होली के दिन इन पालीवाल ब्राह्मणों की हत्या कर दी और पालिका पर अधिकार कर लिया। उस समय जो सन था, सन 1273 ईस्वी। अब मूल जो बात अपने को याद रखनी है वो ये है कि राव सिंह ने 1273 में पालिका नामक स्थान पर राठौड़ राजवंश की स्थापना की। राठौड़ राजवंश की स्थापना कब हुई? 1273 में। किस स्थान पर हुई? पालिका नामक स्थान पर। यहां अक्सर एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। प्रश्न वो ये रहेगा कि राठौड़ों की स्थापना किस स्थान पर हुई? तो मंडोर जोधपुर नहीं करना है, पालिका नामक स्थान पर करना है। राठौड़ों के संस्थापक कौन है? राव सिंह है। अब इस प्रश्न को अक्सर एक अलग ही अंदाज में पूछने लगे हैं कि राठौड़ों के संस्थापक कौन है, राठौड़ों के मूल पुरुष कौन है, राठौड़ों के आदि पुरुष कौन है, राठौड़ों के गुरु कौन है। तीनों नाम आ जाए कोई दिक्कत नहीं। राव सिंह है मूल पुरुष, आदि पुरुष राव सिंह है, गुरु राव सिंह है, संस्थापक राव सिंह है। कब? सन 1273 में। सारे प्रश्नों के जवाब ध्यान दें। इस राव सिंह की मौत भी इसी 1273 में हो जाती है पालिका नामक स्थान पर। राव सिंह की मौत कहां हो जाती है? पालिका नामक स्थान पर हो जाती है। कब हो जाती है? सन 1273 ईस्वी में। यहां जो फैक्ट का प्रश्न है जो अक्सर प्राय पूछा जाता है, तो फैक्ट का प्रश्न अपने को याद रखना है कि राव सिंह की पत्नी का क्या नाम था जो अपने पीछे पड़ा? पार्वती। और पार्वती किस गोत्र से संबंधित है? सोलंकी राजकुमारी है। पार्वती क्या है? सोलंकी राजकुमारी है। ये सोलंकी राजकुमारी यहां सती होती है। राजस्थान से संदर्भ में एक प्रश्न यहां पूछ लिया जाता है कि राजस्थान में सबसे पहले सती होने वाली महिला कौन है? पार्वती है। किसकी पत्नी है? राव सिंह की पत्नी है। किसकी पत्नी है? राव सिंह की पत्नी है। राव सिंह की पत्नी कौन? पार्वती। राजस्थान में सती होने वाली पहली महिला है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आना स्वाभाविक है। आपके दिमाग में जो प्रश्न आया वो ये कि सर भारत में सती होने वाली पहली महिला कौन थी? तो अब अपने को लौटना पड़ेगा एरण अभिलेख की ओर। अब कहां जाना पड़ेगा? एरण अभिलेख की ओर जाना पड़ेगा। एरण अभिलेख में एक गोपराज की पत्नी के सती होने का उल्लेख मिलता है। हिंदुस्तान में पूछ ले
कि सबसे पहले सती होने वाली महिला कौन है, तो गोपराज की पत्नी है। उल्लेख मिलता है कहाँ, एरण अभिलेख में। गोपराज की पत्नी है, एरण अभिलेख में अपने को उल्लेख मिलता है कि हिंदुस्तान में सती होने वाली पहली महिला। अब राजस्थान के संदर्भ में पूछ ले तो राव सिंह की पत्नी पार्वती है। आपके दिमाग में एक प्रश्न पुनः आ गया कि सर तो अंतिम महिला कौन है जो सती हुई। अब मैं यहां एक बात रखूंगा कि अंतिम महिला कौन है जो सती हुई। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न ये आएगा कि सर 1829 में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर रोक लगा दी थी। विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर के सती प्रथा पर रोक लगा दी थी। ये बात भी आपकी सही है, ये बात भी आपकी सही है। तो अब आपके दिमाग में एक बात आएगी जो घटना 1987 की अर्थात स्वतंत्रता के बाद की आएगी कि राजस्थान में और भारत में सती होने वाली अंतिम महिला कौन सी है। तो झुंझुनू में एक मंदिर है जिसे सती माता का मंदिर कहते हैं, दादी शाह के नाम से जाना जाता है, दादी शाह के नाम से जाना जाता है, जिसका नाम है रूप कंवर। नाम क्या है, रूप कंवर। राजस्थान में सती होने वाली अंतिम महिला पूछ ले तो रूप कंवर है। अंतिम महिला कौन है, रूप कंवर। अब गुरुजी भारत में सती होने वाली अंतिम महिला कौन है, रूप कंवर है। पहली कौन है, पार्वती है। अंतिम कौन है, रूप कंवर है। भारत में पहली कौन है, गोपराज की पत्नी है। अब उल्लेख कहाँ से मिलता है, एरण अभिलेख से मिलता है। सर भारत में अंतिम कौन है, तो भारत में अंतिम कौन है, ये रूप कंवर। 1829 में ध्यान दें कि राजा राम मोहन राय ने विलियम बेंटिक के साथ मिलकर के सती प्रथा पर रोक लगा दिया था और वर्तमान में इस सती होना एक कानूनी जुर्म है। और राजा राम मोहन राय से विलियम बेंटिक, एक बात और याद रखना भी, फैक्ट का प्रश्न है, कहीं भी पूछ ले। विलियम बेंटिक इतना खुश हुआ था कि विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन राय के लिए एक स्मारक बनवाया था। कहाँ बनवाया था, ब्रिटेन कह दो, चाहे यूके कह दो, चाहे यूनाइटेड किंगडम कह दो, चाहे इंग्लैंड कह दो, एक ही नाम है। ब्रिटेन में एक स्मारक बनवाया था, शहर पड़ता है ब्रिस्टल। राजा राम मोहन राय स्मारक कहाँ है, ब्रिस्टल शहर ब्रिटेन में है, इंग्लैंड में है, यूके में है, यूनाइटेड किंगडम में। अब यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि हरिकेल नाटक की पंक्तियां हैं, इस पर कुछ एक लिखी हुई, जो 2.5 दिन के झोंपड़े या सरस्वती कंठाभरण सरस्वती पाठशाला के बाद में पूछ ले कि हरिकेल नाटक की पंक्तियां कहाँ लिखी हुई है, तो यहाँ लिखी हुई है। चलिए अपने बात कर रहे थे राव सिंह की। राव सिंह की मौत कब हो गई, सन 1273 में। राव सिंह का पुत्र को देखते हैं क्या वर्णन है। राव सिंह का बेटा है आसनाथ। राव सिंह का बेटा है आसनाथ। फिरोज जलालुद्दीन खिलजी, फिरोज जलालुद्दीन खिलजी ने शमसुद्दीन कैरसिया के कुक्काबाद की हत्या कर सन 1290 में खिलजी वंश की स्थापना की थी। उसी फिरोज जलालुद्दीन खिलजी से 1291 में लड़ता हुआ मारा जाता है। फिरोज जलालुद्दीन खिलजी से लड़ता हुआ मारा जाता है। पार्वती और राव सिंह का बेटा है। इसके बाद जो शासक बने, थोड़ा सा इसके संदर्भ में देखना पड़ेगा। यह है धुवड़खेड़। धुवड़खेड़ देखे, धुवड़खेड़ का क्या वर्णन है। धुवड़खेड़ एक बार कर्नाटक गए थे। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि वो कर्नाटक गए थे, किया क्या, कर्नाटक गए थे। कर्नाटक की एक देवी थी जिसका नाम था चक्रेश्वरी देवी। क्या नाम था, चक्रेश्वरी देवी। इस चक्रेश्वरी देवी की प्रतिमा को लेकर के आए थे कर्नाटक से। लगवाया कहां, एक गांव पड़ता है नगाना गांव। कहां पड़ता है, बाड़मेर में लगवाया। नगाना गांव बाड़मेर में लगवाया। तब से ये देवी क्या कहलाई, नागणेची माता। नगाना गांव के कारण क्या कहलाई,
नागणेची माता। नागणेची माता का मंदिर कहाँ है? नगाना गांव बाड़मेर में है। प्रसिद्ध क्यों है? राठौड़ों की कुल देवी है। प्रसिद्ध क्यों है? राठौड़ों की कुल देवी है। अब आपके दिमाग में एक बात पुनः आएगी, इस बात को आप स्मरण रखना भाई। कुछ एक स्थानों पर आगे अपने बढ़ेंगे तब मैं आपसे पूछूंगा कि बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी कौन है, तब आप कहेंगे कि सर बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी करणी माता है। ध्यान दें, किसी भी वंश में कुल देवी हमेशा एक पैदा होगी, इष्ट देवी या आराध्य देवी भिन्न भिन्न हो सकती है। एक बात को नोट रखिएगा, किसी भी कुल में कुल देवी हमेशा एक होगी, आराध्य देवी या इष्ट देवी अलग अलग हो सकती है। चाहे आपसे बीकानेर के राठौड़ों की पूछ ले, चाहे किशनगढ़ के राठौड़ों की पूछ ले, चाहे मंडोर के राठौड़ों की पूछ ले, चाहे जोधपुर के राठौड़ों की पूछ ले, चाहे राठौड़ों की पूछ ले, कुल देवी हमेशा एक होगी। कुल देवी नागणेची माता है। राठौड़ों की कुल देवी कौन है? नागणेची माता है। मंदिर कहाँ है? नगाना गांव बाड़मेर में है। किसने बनवाया? दुवड़खेड़ ने बनवाया। अब साथियों, रायमलोत, कर्णमलोत, विरमदेव प्रथम, विरमदेव द्वितीय ये शासक रहे। विरमदेव द्वितीय का एक बेटा है जिसे अपने राव चूड़ा के बारे नाम से जाना जाता है। देखो, राव चूड़ा से पहले शासक बनते हैं इसके चाचा है मल्लीनाथ, जिसे अपने राजस्थान के लोक देवता के अंतर्गत पढ़ेंगे। राठौड़ों से संबंधित 3 व्यक्ति मैं राजस्थान के लोक देवताओं के अंतर्गत पढ़ाऊंगा, चाहे तो मल्लीनाथ जी है, चाहे वो आपके तल्लीनाथ जी है, चाहे पाबू जी है। पाबू जी है चाहे मल्लीनाथ जी है, चाहे तल्लीनाथ जी है, राजस्थान के लोक देवताओं के अंतर्गत पढ़ेंगे। उसका भतीजा है ये। विरमदेव का भाई थे मल्लीनाथ जी, उसी विरमदेव द्वितीय का बेटा है राव चूड़ा। चूड़ा, अब इससे संबंधित भी अपने को 3-4 चीज याद रखनी है कि राव चूड़ा, कुंवर चूड़ा, चूड़ामन, चूड़ावत। अब आप यहां थोड़ा सा मिसगाइड हो जाएंगे। देख ले, राव चूड़ा, चूड़ामन, चूड़ावत, कुंवर चूड़ा। बढ़िया तरीके से याद रखना इन्हें, चारों ही प्रसिद्ध है। राव चूड़ा राठौड़ों के वास्तविक संस्थापक की बात करेंगे। राठौड़ों का संस्थापक, मूल पुरुष, आदि पुरुष गुरु राव सिंहा है। अब यहां बात आएगी कि राठौड़ों का वास्तविक संस्थापक है। वास्तविक संस्थापक कैसे है का वर्णन करूंगा थोड़ा सा। वास्तविक संस्थापक है ये। अब अपने समस्या क्या रहेगी? राव चूड़ा आ गया, चूड़ामन जाटों का वास्तविक संस्थापक है। चूड़ामन जाटों का वास्तविक संस्थापक है। चूड़ावत सहल कंवर वाला, मेघराज मुकुल ने जो कविता लिखी थी सेनानी, सहल कंवर के पति, वही सहल कंवर जिसने शीश काट करके चूड़ामन को अर्पित कर दिया था ताकि ये युद्ध में ध्यान पूर्वक लड़ सके। कुंवर चूड़ा राणा लाखा का बेटा, कुंवर चूड़ा राणा लाखा का बेटा, मेवाड़ का भीष्म पितामह, मेवाड़ का भीष्म पितामह। चारों अलग अलग याद रखने हैं कि 4 चूड़ा हुए हैं, एक राव चूड़ा, चूड़ामन, चूड़ावत, कुंवर चूड़ा। ठीक है, अपने राव चूड़ा की बात कर रहे हैं। राठौड़ों का वास्तविक संस्थापक है। राठौड़ों के वास्तविक संस्थापक चूड़ामन की अपने बात कर रहे हैं। देखिए, चूड़ामन राव चूड़ा, इसके पिता विरमदेव द्वितीय की जब मौत हुई उस समय इसकी आयु थी महज 6 वर्ष, या यूं कहूं नाबालिग था, कम आयु का था। आयु थी इसकी 6 वर्ष। इसकी आयु 6 वर्ष थी तो इसकी मां को डर था कि कहीं जो विरोधी है वो इसकी हत्या न कर दे, इसलिए इसे कल्लाऊ के आला चारणी के संरक्षण में भेजा जाता है। कल्लाऊ के आला चारणी के संरक्षण में भेजा जाता है। किसके संरक्षण में रहा? कल्लाऊ के आला चारणी के संरक्षण में रहा। जैसे ये युवा हुआ, युवा होते ही अपने चाचा मल्लीनाथ राठौड़ के पास आ गया और अपनी शक्ति को संगठित किया। मल्लीनाथ राठौड़ के पास आकर के अपनी शक्ति को ये संगठित कर रहा है। उसी समय
एक बात देखें, मंडोर, इसके समकालीन मंडोर पर किनका अधिकार था, यह भी अपने ध्यान में रखना है। इंदा प्रतिहारों का अधिकार था, इंदा प्रतिहारों का अधिकार था। अब यहां ध्यान रहे, मैं जो लाइन बोल रहा हूं उस लाइन को गौर से सुनिए। इंदा प्रतिहारों की कुलदेवी चामुंडा माता है, पुनः सुन ले, इंदा प्रतिहारों की कुलदेवी चामुंडा माता है, राठौड़ों की आराध्य देवी चामुंडा माता है। डिफरेंट है ना दोनों में फर्क, कि इंदा प्रतिहारों की कुलदेवी चामुंडा माता है, राठौड़ों की जो आराध्य देवी है वो चामुंडा माता है। इंदा प्रतिहार, ये इंदा प्रतिहारों का जो दुर्ग था मंडोर, उस पर मुस्लिम आक्रांताओं ने अधिकार कर लिया। तो ये राव चूड़ा के पास आए। राव चूड़ा ने इन मुस्लिम आक्रांताओं से मंडोर छीन करके वापस इंदा प्रतिहारों को दिया। तो इंदा प्रतिहार खुश हुए, और खुश होने का मैं पहले बता चुका हूं कि जब कोई किसी से खुश होता था तो पहले पता चल जाता था। इन्होंने अपनी पुत्री की शादी कर दी राव चूड़ा के साथ, और मंडोर दुर्ग दहेज में दे दिया। मंडोर दुर्ग राव चूड़ा को दहेज में दे दिया। गुरुजी आपको क्या पता कि दहेज में दिया या नहीं दिया? यहां एक दोहा है जो इनके संदर्भ में अक्सर कहा जाता है कि इंदारो उपकार कामदाज मत भूल कदे, चूड़ो चौरी चाड़ दी दे मंडावर दाइज। पुनः सुने, इंदारो उपकार कामदाज मत भूल कदे, चूड़ो चौरी चाड़ दी दे मंडावर दाइज। अर्थात मंडोर का दुर्ग दहेज स्वरूप दिया गया। यहां पुनः एक बात याद रखना, इंदा प्रतिहारों ने जब यह मंडोर दुर्ग दहेज में दिया तो इनकी देवी चामुंडा माता की मूर्ति कहां रह गई? मंडोर दुर्ग में। इसको मैं पुनः आगे व्याख्या करूंगा। ये मंडोर दुर्ग दहेज स्वरूप मिला इन्हें राव चूड़ा को, राव चूड़ा को मंडोर दुर्ग दहेज स्वरूप मिला। अब इंदा जो प्रतिहार थे, इंदा प्रतिहारों ने राव चूड़ा से वचनबद्धता की कि हमारे जो 84 गांव है उसमें आपका किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होगा। इंदा प्रतिहारों के 84 गांवों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न करने का वचन दिया। यहां से एक चीज प्रारंभ होती है कि राजस्थान में सामंती प्रथा का जनक कहा जाता है। पुनः गौर करें, राजस्थान में सामंती प्रथा का जनक किसे कहा जाता है? राव चूड़ा को कहा जाता है। यहीं से राजस्थान में सामंती प्रथा का प्रारंभ होता है। सामंती प्रथा का जनक किसे कहा जाता है? राव चूड़ा को कहा जाता है। यहीं से राजस्थान में सामंती प्रथा का प्रारंभ होता है, और इसके जनक कौन है? राव चूड़ा। राव चूड़ा ने एक कस्बा बसाया था जिसका नाम है नागौर के पास चूड़ासर। इस चूड़ासर नामक स्थान पर राव चूड़ा अपनी शक्ति को संगठित कर रहा था। उसी समय पुगलगढ़ के बाटियों ने, पुगलगढ़ के बारे में लगभग सभी जानते होंगे, ये वही पुगलगढ़ है जहां पर जिसके संदर्भ में कहा जाता है कि पग पुगल पद्मणी, अर्थात पुगलगढ़ की जो लड़कियां हैं वो सबसे ज्यादा खूबसूरत होती है। कहा जाता है कि एक बार महाराजा अनूप सिंह जी पुगलगढ़ में गए और वहां पर गांव की गुआड़ में एक महिला या एक लड़की गोबर डाल रही थी। उससे पूछा कि आठे कोई पद्मणी है बा ओलो नीचो कर के लोग थोड़ थोड़ मेरे पर ही बेम करे, जदू कहावत बन गई पग पुगल पद्मणी। ये वही पुगलगढ़ है। पुगलगढ़ के बारे में अपने एक और तथ्य याद रख सकते हैं कि कौन सा पुगलगढ़ है? ये बीकानेर से पहले का बसा हुआ। पुगलगढ़ परनाई मामन दोरा में परनाई, दोरा में परनाई मामन दुखड़ा में परनाई, ये मामन पुगल क्यों परनाई? अर्थात रामदेव जी की बहन का ससुराल भी यही पुगलगढ़ था। इस पुगलगढ़ के बाटियों ने और सांकला राजपूतों ने क्या किया? पुगलगढ़ के बाटियों ने और सांकला राजपूतों ने क्या किया? धोखे से राव चूड़ा की हत्या कर दी। धोखे से राव चूड़ा की हत्या कर दी। अगले जो शासक बने राव चूड़ा के बाद, अब देखिए यहां थोड़ा सा राव चूड़ा
राव चूड़ा के दो बेटे हैं। बड़ा बेटा रणमल है। बड़ा बेटा कौन है? रणमल है। छोटा बेटा राव कान्हा है। छोटा बेटा कौन है? राव कान्हा है। राव चूड़ा ने राव कान्हा को अपना उत्तराधिकारी बनाया। अपने हिंदुओं में जो उत्तराधिकारी का नियम होता है वो ज्येष्ठ भ्राता या बड़ा पुत्र ही उत्तराधिकारी बनता है, परंतु राव चूड़ा ने राव कान्हा को उत्तराधिकारी बनाया। ये राव कान्हा ने रिद्धि बाई का नाम सुना होगा शायद आपने, या मैं स्पष्ट रूप से लिख दूं, करणी माता। इस करणी माता का एक गवाला था। इस गवाले का जो नाम था वो था दशरथ मेघवाल। दशरथ मेघवाल। कहा जाता है कि इस दशरथ मेघवाल की हत्या कर दी थी राव कान्हा ने, अतः करणी माता ने राव कान्हा की हत्या कर दी। करणी माता ने राव कान्हा की हत्या कर दी दशरथ मेघवाल की हत्या का बदला लेने के लिए। वर्तमान में दशरथ मेघवाल का जो मंदिर बना हुआ है देशनोक में, करणी माता के मंदिर के में जो सावन बादो कड़ाहा रखे हुए हैं उसके जस्ट सामने बना हुआ। इस राव कान्हा के दो बेटे हैं। राव कान्हा के दो बेटे हैं। एक का नाम है रणिधर, एक का नाम है रणिधर, एक का नाम है नर्बद। एक का नाम है रणिधर, एक का नाम है नर्बद। एक मिनट के लिए इस कहानी को यहां रखेंगे। रणमल की कहानी देख लें। रणमल की जो बहन है वो है हंसाबाई। रणमल की बहन हंसाबाई, जो आप सोच रहे हो वो हंसा देवी है। आप जो सोच रहे हो वो हंसा देवी है। हंसा देवी भगवान श्री जम्बेश्वर की माता का नाम है। ये हंसाबाई है जो रणमल की बहन है। रणमल अपने पिता राव चूड़ा से नाराज होकर के मेवाड़ चला गया था। मेवाड़ के जो शासक थे ये राणा लाखा थे। राणा लक्ष्य सिंह या राणा लाखा थे। राणा लाखा ने रणमल को जो जागीर दी, ये जागीर है धनाला की जागीर। कौन सी जागीर दी? धनाला की जागीर दी। रणमल मेवाड़ में अपना प्रभाव बढ़ाना चाह रहा है। रणमल ये चाह रहा है कि मेवाड़ में मेरा प्रभाव बढ़े, और पहले अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए जो किया जाता था वो अक्सर शादी संबंध किए जाते थे अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए। तो रणमल ने अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए रणमल की जो बहन थी हंसाबाई, इस हंसाबाई की शादी राणा लाखा का एक बेटा था, अपने अभी जिक्र कर रहे थे कुंवर चूड़ा, इस कुंवर चूड़ा के साथ करने की सोची। हंसाबाई की शादी किसके साथ करने की सोची? इस कुंवर चूड़ा के साथ करने की सोची। इसलिए सगाई का नारियल इस कुंवर चूड़ा के लिए राणा लाखा के दरबार में भिजवाया गया। राणा लाखा के दरबार में कुंवर चूड़ा के लिए सगाई का नारियल भिजवाया गया। कुंवर चूड़ा उस समय एब्सेंट थे। देख ले एब्सेंट होना जीवन में कितना घातक होता है। कुंवर चूड़ा उस समय एब्सेंट थे, तो राणा लाखा ने मजाक में कहा कि ये मेरे साथ किसने मजाक किया है जो मेरे साथ इस उम्र में अपनी बहन की शादी करवाना चाह रहा। जो नारियल लेकर के आया था वापस रणमल के पास गया, पूरी कहानी बताई। रणमल ने पुनः नारियल राणा लाखा के दरबार में भेजा और कहा कि यदि राणा लाखा मेरी बहन हंसाबाई से उत्पन्न पुत्र को मेवाड़ का शासक बनाए तो मैं अपनी बहन हंसाबाई की शादी राणा लाखा के साथ करने को तैयार हूं। अब रणमल की जो बहन थी हंसाबाई, हंसाबाई की शादी किसके साथ हो गई? राणा लाखा के साथ। राणा लाखा के साथ हो गई। इनसे जो संतान उत्पन्न हुई, संतान का नाम है मोक्कल। संतान जो उत्पन्न हुई, संतान का नाम है मोक्कल। ये मोक्कल राणा लाखा की मौत के बाद सन 1423 में मेवाड़ के शासक बने। तो इसका संरक्षक बनाया गया किसे? कुंवर चूड़ा को। संरक्षक बनाया गया कुंवर चूड़ा को।
कुंवर चूड़ा को हंसाबाई शक की दृष्टि से देखती थी कि कहीं कुंवर चूड़ा मेरे बेटे मोक्कल की हत्या नहीं कर दे। ये बात कुंवर चूड़ा को अच्छी नहीं लगी। ये कहाँ चला गया, मैं मालवा बोल दूं चाहे तो, चाहे मैं मांडू बोल दूं। मालवा के शासक थे उस समय होनसंग शाह, तो ये कहाँ चला गया, होनसंग शाह की शरण में चला गया, होनसंग शाह की शरण में चला गया। अब हंसाबाई के सामने जो समस्या हुई वो थी कि मोक्कल का संरक्षक किसे बनाया जाए, तो इसने मोक्कल का संरक्षक बना दिया रणमल को। रणमल मेवाड़ का सर्वे सर्वा बन गया। मोक्कल का संरक्षक बनते ही मेवाड़ का सर्वे सर्वा बन गया। जैसे ये मेवाड़ का सर्वे सर्वा बना तो उस समय राव कान्हा की मौत हो चुकी थी। रणिधर और नर्मद में क्या है, विवाद था, तो रणमल ने इनकी हत्या कर सन 1427 में मारवाड़ का शासक भी बन गया। इनकी हत्या कर सन 1427 में मारवाड़ का शासक बन गया। अब देखिए, ये मारवाड़ का भी शासक है, मेवाड़ का भी सर्वे सर्वा है, तो ईगो का आना आवश्यक था। इसलिए इसने क्या किया, कुंवर चूड़ा का भाई है राघव देव। आप सोच रहे हो वो राघव चेतन है, आप जो सोच रहे हो वो राघव चेतन है, पद्मिनी वाला, रतन सिंह वाला, वो राघव चेतन है, ये राघव देव है। कुंवर चूड़ा का भाई था जिसका नाम है राघव देव। इस राघव देव की हत्या कर दी, राघव देव की हत्या कर दी। मेवाड़ और मारवाड़ का सर्वे सर्वा था। ये बात कहा जाता है कुंवर चूड़ा को अच्छी नहीं लगी, तो सन 1438 में कुंवर चूड़ा ने रणमल की हत्या कर दी। कहा जाता है 1438 में रणमल की हत्या कर दी। एक तो ये बताया जा रहा है कि रणमल की हत्या हुई कैसे, एक तो ये तथ्य बताया जा रहा है कि रणमल की हत्या कैसे हुई। दूसरा तथ्य क्या है रणमल का, देखो 3-4 चीज अपने को यहां याद रखनी पड़ेगी। पहली चीज तो अपने को याद रखनी पड़ेगी कि डावरनिया, मैं चाहे डावरनिया बोल दूं, डावरनिया अलग शब्द रहेगा, पासवान अलग शब्द रहेगा, पड़दायत अलग शब्द रहेगा, उपपत्नी अलग शब्द रहेगा, सागी पत्नी अलग शब्द रहेगा। यानी इंग्लिश में वो एक कहावत सुनी होगी आपने, दी डिफरेंट टाइप ऑफ दी वाइफ, पत्नियां भिन्न भिन्न श्रेणियों की पाई जाती है। ठीक उसी प्रकार से ये पत्नियां भिन्न भिन्न श्रेणियों की। पासवान, राजा लोग सोने के गहने पहना करके अपनी पत्नी बना लेते थे। पड़दायत, राजा लोग चांदी के गहने पहना करके अपनी पत्नी बना लेते थे। उपपत्नी, जो पड़दायतों में और पासवानों में अच्छी लगती थी वो उपपत्नी होती थी, पत्नी सागी पत्नी होती थी। ये डावरनिया, ये कहाँ से आई? राजा लोग जब अपनी बेटी की शादी करते थे उस समय दहेज स्वरूप कुछ एक लड़कियां देते थे, इन्हें डावरनिया कहा जाता था। तो इसमें एक डावरनी थी जिसका नाम था भारमली। आपने जो सोचा ये वो भारमली नहीं है, आपने सोचा उम्मा दे रूठी रानी वाली भारमली, वो भारमली ये नहीं है। तो दूसरा आपने सोचा नहीं वो भी नहीं है, उदय सिंह और मालदेव के मध्य संघर्ष वाली बात कर रहे हो, ये वो भारमली भी नहीं है, ये रणमल वाली भारमली है। ये भारमली कौन सी है? रणमल वाली भारमली है। कहा जाता है कि रणमल इस भारमली को दिलो जान से चाहता था, रणमल इस भारमली को दिलो जान से चाहता था। ये भारमली हंसाबाई को जब शादी की, हंसाबाई की जब शादी की तो राणा लाखा को दहेज स्वरूप दे दी गई, परंतु चाहत अभी कमजोर नहीं हुई। परंतु रणमल ने दहेज स्वरूप तो दे दी, परंतु अभी इसकी चाहत कम नहीं हुई। हंसाबाई को रणमल चाहता था, सॉरी भारमली को रणमल चाहता था, दहेज में हंसाबाई के दे दी गई। देखो मोक्कल का एक बेटा होगा, मोक्कल का एक बेटा है जिसका नाम है राणा
कुंभा। मोक्कल का एक बेटा है जिसका नाम है राणा कुंभा। ये बारमली कुंभा को चाहती थी। वो एंटी क्लोजवाइज ऐसा ही शब्द आप इस्तेमाल करते हो कि रणमल बारमली को चाहता था, बारमली कुंभा को चाहती थी। मुझे एक बात याद आ रही है, जिसे हम चाहे वो चाहे किसी और को, खुदा करे जिसे वो चाहे किसी और को। ये कहावत यहां चरितार्थ हो रही है। तो रणमल बारमली से कहता है कि यार तू ऐसा करना, कुंभा की हत्या कर दे। कर देगी क्या? क्योंकि ये तो इसे दिलो जान से चाहती है। एक दिन कुंभा ने बारमली से कहा कि बारमली यार ऐसा करना, रणमल की हत्या कर दे। राजस्थानी कहावत बुआ जाऊं जाऊं करे फूंपो लेनी आ गया। बारमली तो इंप्रेस करना चाह रही थी कुंभा को, बारमली तो कुंभा को इंप्रेस करना चाह रही थी। तो बारमली कुंभा के कहने पर रणमल की हत्या कर देती है। कब कर देती है? सन 1438 ईस्वी में। कैसे भी हो बंदा मरा है। मरा कौन है? रणमल। कब मरा? सन 1438 में। गुरुजी रणमल की पत्नी का क्या नाम था? मैं राजस्थानी आदमी हूं, दूसरों की पत्नियों के नाम लेता नहीं हूं, फिर भी यहां बताना पड़ेगा, मजबूरी है। रणमल की पत्नी का नाम था कोडमदेव। रणमल की पत्नी का क्या नाम था? कोडमदेव था। ये वही कोडमदेव है। जब कहा जाता है कि रणमल की हत्या की जा रही थी तो कोडमदेव ने अपने बेटा राव जोधा को पुकारा था कि जोधा बाज सके तो बाज, थारो रिडमल मार्यो जाए। जोधा बाज सके तो बाज, थारो रिडमल मार्यो जाए। परंतु राव जोधा रणमल को बचाने के लिए नहीं, अपनी जान बचाने के लिए भागता है। ये वही कोडमदेव है। पुनः याद रखें, ये वही कोडमदेव है। कौन सी? जो कोडमदेसर भैरूजी मंदिर का निर्माण करवाती है। गुरुजी ये कहां है कोडमदेसर भैरूजी? ये बीकानेर में है। प्रसिद्ध क्यों है गुरुजी? अरे गुरुजी प्रसिद्ध ये राठौड़ राजवंश के कुल देवता माने जाते हैं। प्रसिद्ध क्यों है? ये राठौड़ों के कुल देवता माने जाते हैं। राठौड़ों के कुल देवता कौन है? कोडमदेसर है। अब आपके सामने कि गुरुजी इसी की कहीं से मूर्ति लेकर के आए थे। बिल्कुल, आपका सोचना वाजिब है। इसकी मूर्ति भी लेकर के आए थे। ये किसका बेटा है? उसी चामुंडा माता का बेटा है जो राठौड़ों की आराध्य देवी है। किसका बेटा है? उसी चामुंडा माता का बेटा है जिसकी, जो राठौड़ों की आराध्य देवी है। इस कोडमदेव ने कोडमदेसर में राठौड़ों के कुल देवता कोडम जी की भैरूजी मंदिर का निर्माण करवाया था। ध्यान दें, यहां पर एक बावड़ी बनवाई थी जिसे कहते हैं कोडमदेसर की बावड़ी। कोडमदेसर की बावड़ी कहाँ है? बीकानेर में है। कोडमदेसर की बावड़ी ध्यान रहे कहाँ है? बीकानेर में है। यह पश्चिमी राजस्थान की सबसे प्राचीनतम बावड़ी है। याद रखना है, पश्चिमी राजस्थान की प्राचीनतम बावड़ी है। कंफ्यूज नहीं होना है। परचा बावड़ी जो रामदेवरा में है वो इसके बाद की है। पश्चिमी राजस्थान की सबसे प्राचीनतम बावड़ी कौन सी है? कोडमदेसर बावड़ी है। ये था रणमल। नमस्कार धन्यवाद साथियों। कल अपने पढ़ेंगे राव जोधा के बारे में।